आपने ये दर्शन के बारे में सुना है? वैशेषिक हम्म। हाँ। कभी सु, सुना है वैशेषिक दर्शन हाँ, के बारे में? सुना है मैडम, थोड़ा। सुनी है। ओके। तो कुछ थोड़ी सी जानकारी आप दे सकते हैं संजय जी, कुछ बता सकते हैं इस दर्शन के बारे में? ये प्रमाण मीमांसा में हेमा मैडम ने समझाता था मैडम, वो प्रमाण वैशेषिक है, वो डिफरेंस बताते हैं ना प्रमाण में, वही उतना हम्म ही मालूम है मैडम, ज्यादा मालूम नहीं है। हम्म। वो अच्छा। प्रमाण। ओके। तो जैसे कि अभी हमने बौद्ध दर्शन में जाना था कि बौद्ध जो दर्शन है वो है नास्तिक दर्शन। अब ये जो वैशेषिक दर्शन है ये आस्तिक दर्शन है। अब ये डिफरेंस क्यों है? ये वेदों के प्रमाण पे है। तो क्योंकि अब वैशेषिक दर्शन वेदों को मानते हैं और इसी वजह से इनको आस्तिक दर्शन में कंसिडर किया जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर फिलॉसफी में भी हम वो सारी बातें देखेंगे जो कि हमने पहले एक्सप्लोर किया था, यानी कि सत्य के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, संसार के बारे में और मोक्ष के बारे में। ये सारी जानकारी हम इस पर्टिकुलर दर्शन के बारे में इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। तो अब ये पर्टिकुलर दर्शन यानी कि वैशेषिक फिलॉसफी, वैशेषिक दर्शन, इसका इसके जो फाउंडर है यानी इसके इसकी जो स्थापना किया गया है वो महर्षि कनाद के द्वारा किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय दर्शन का ये सबसे व्यवस्थित, मतलब काफी सिस्टमेटिक और लॉजिकल और वैज्ञानिक तरीके से बताया गया, सोचा समझा गया एक दर्शन है, एक दर्शन शास्त्र है। और इस पर्टिकुलर दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य यानी मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि रियलिटी को समझाना यानी प्रकृति को समझाना। वास्तविक में प्रकृति क्या है उसको समझाना ही इस पर्टिकुलर दर्शन का उद्देश्य है। तो वैशेषिक दर्शन ऐसा मानता है कि संसार की जो वस्तुएं हैं वो तत्वों से मिला के बने हैं। तो इन्होंने भी अपने तत्व का डेफिनेशन दिया है और तत्व को डिफाइन किया गया, कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जितनी भी संसार में विविधता दिखती है, अनेकता दिखता है, भिन्नता दिखता है, वो तत्वों की वजह से दिखता है। और क्योंकि ये ऐसा बोलते हैं कि जो हमारा संसार है वो विविध है, अनेक है या भिन्न है, तो इसी वजह से इसको बहुलतावादी यथार्थवाद यानी ऐसा दर्शन जो कि प्लूरलिज्म पे विश्वास करता है, जो प्लूरलिटी पे विश्वास करता है, ऐसा दर्शन जो कि बोलता है कि बहुत सारी रियलिटी है, बहुलतावादी यथार्थवाद, ऐसा इस दर्शन का मानना है। और ये इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये दर्शन बोलता है कि संसार सिर्फ और सिर्फ एक तत्वों से नहीं बना है, संसार बनाने के लिए बहुत सारे तत्वों का प्रयोग किया गया। और ये सारे तत्व जो हमारा जो प्रकृति है, जो वास्तविकता जो हमें दिखाई देता है, उस सब में ये प्रेजेंट होता है। और क्योंकि ये बोलते हैं कि जैसा हमें जो मतलब जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संसार की चीजें हैं, उसमें वो तत्व दिखाई देता है और इसी वजह से उनको यथार्थवादी यानी कि रियलिज्म, समथिंग हु इज रियलिस्टिक, यथार्थवादी जो जैसा है वैसे को ही जो एक्सेप्ट करे। तो यथार्थवादी इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये दर्शन मानता है कि वस्तु का जो अस्तित्व है वो जानने या देखने पे निर्भर करता है। हमें अगर किसी वस्तु की रियलिटी जाननी है, पहचानना है कि वस्तु क्या है, वस्तु कैसा है, तो उसको जान के, देख के, समझ के, परख के हम बता सकते हैं। तो ये जो दर्शन है इसको हम यथार्थवादी कहते हैं। यथार्थवादी और बहुलतावादी यानी कि जो प्लूरलिज्म पे विश्वास करते हैं। तो जो भी वस्तुएं हम देखते हैं, या वो हमारी अनुभूति से हो या हमारी अनुभूति से पहले हो, जो भी वस्तु हम देखते हैं, जो भी वस्तु हमें हमें प्रत्यक्ष होती है, उनका अस्तित्व बना रहता है। और इसी वजह से इनको यथार्थवादी कहा गया है क्योंकि ये तत्वों को मानते हैं, तत्व से बनी वस्तुओं को मानते हैं और वस्तुओं के
अस्तित्व को मानते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में अब ऐसे तत्व कौन से हैं जो वस्तुओं की अस्तित्व को बताते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है इस पर्टिकुलर फिलॉसफी का कि ये कौन से तत्व को रियल मानते हैं, क्योंकि जैन दर्शन में हमने पढ़ा है कौन कौन से तत्व पढ़े हैं। पदार्थ एज अ तत्व हमने सीखा है कि कौन कौन से तत्वों से वास्तविकता बनता है। वो कौन से तत्व है? 6 पदार्थ पढ़े थे ना मैडम। हाँ, षड जीव, दर्शन में पढ़े थे। जीव, 5 जीव पुद्गल, जीव पुद्गल, द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश और काल। राइट राइट। तो वो हमने देखा था कि वो उनके लिए तत्व है। तो वैसे अब वैशेषिक दर्शन में तत्व क्या है? तो जो तत्व है उसी को वो पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि पदार्थ का जो अर्थ होता है वो ये है कि जिसका किसी शब्द द्वारा बोध कराया जा सके। यानी पद का अर्थ, किसी भी पद का अर्थ इज कॉल्ड एज पदार्थ। तो कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम नेम कर सके, उसको नाम दे सके, तो पदार्थ है। यानी उनको जानने का तरीका क्या है कि आपने उनको नाम दे दिया। कोई भी वस्तु है, टेबल कुर्सी है, किसी को भी आपने नाम दे दिया, मतलब आप उसको जान सकते हैं। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि एनीथिंग दैट इज नेमेबल, किसी को भी आप नाम दे सकते हो तो उसको आप जान सकते हो। क्योंकि अगर आप उसको नाम ही नहीं दे सकते हो तो आपको उस चीज को समझने में, जानने में काफी डिफिकल्टीज होगी। और इसी वजह से शायद हमने देखा कि बौद्ध दर्शन में उसको अनात्मवादी कह दिया, क्योंकि वो जान ही नहीं सकते। समथिंग विच इज नॉट नोएबल कैन नॉट बी नेमेबल, अगर उसका अपोजिट लेके समझे तो। और इसी वजह से अनात्मवादी घोषित हो गए। बट यहाँ पे इसको पदार्थ बोला गया है जिसको हम नाम दे सकते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ वही है जो कि जानने योग्य है, नाम देने योग्य है तथा यथार्थ ज्ञान का विषय है। आप इसको जान सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको नाम दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको, इसका यथार्थ यानी कि एज इट इज ज्ञान कलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी शब्दों को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिसके बारे में बात कर सकते हैं, उसी को वैशेषिक दर्शन पदार्थ कहती है। पदार्थ, तो पदार्थ इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो वास्तविकता को डिफाइन करते हैं। तो वास्तविकता में ये जो नाम दिया है वो है पदार्थ। तो वैशेषिक दर्शन का अब ये भी मानना है कि जो भी हमारी जो वास्तविकता है, जो भी हमारी रियलिटी है, क्योंकि हम अभी क्या प्रयास कर रहे हैं, रियलिटी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। क्या हमें जो दिखता है वो सच है या जो नहीं दिखता है वो सच है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो वैशेषिक दर्शन का मानना है कि जो भी वास्तविकता है उसको समझने के लिए हम इन पदार्थों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी तत्व हैं, वो कभी ना कभी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। और इसी वजह से पदार्थ का अध्ययन जो है वो संसार की वास्तविक जो प्रकृति है, यानी जो संसार की रियलिटी है, उसको समझा सकता है। तो अब यहाँ पे कितने पदार्थ बताए हैं ये महत्वपूर्ण है। तो अकॉर्डिंग टू महर्षि कणाद यहाँ पे षट पदार्थ, 6 पदार्थ बताए गए हैं जिसके माध्यम से हम वास्तविकता को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो 6 पदार्थ है यही इनके लिए रियलिटी का कंसेप्ट है। अब ये 6 पदार्थ कौन कौन से हैं? सबसे पहला है द्रव्य। द्रव्य जो है हमने बाकी दर्शन में भी सीखा। द्रव्य मतलब सब्सटेंस, द्रव्य मतलब जो सत्य है, द्रव्य मतलब जिसको बदल नहीं सकते, द्रव्य मतलब जिसमें गुण पर्याय है। इस प्रकार से हमने द्रव्य का डेफिनेशन देखा था जैन दर्शन में। अब यहाँ पे द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जो कि वास्तविकता को समझाता है। अब द्रव्य के साथ यहाँ पे जो गुण है, गुण को यहाँ पे अलग किया हुआ है, ये सेकंड पदार्थ है। ठीक है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इनहेरेंस, ये टोटल 6 पदार्थ है
जिसको हम समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर दर्शन में, इस पर्टिकुलर फिलॉसफी में हम ये इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं वैशेषिक का दर्शन में। तो अब इसके बाद वैशेषिक आचार्य ने एक जोड़ा है, मतलब कुछ आचार्यों ने, मोस्टली ये 6 पदार्थ को ही लेके कंसिडर करते हैं, बट कुछ आचार्यों ने एक पदार्थ को यहाँ पे ऐड किया है। उनका मानना था कि ये सारे पदार्थ तो हमें दिखते हैं, तो इसके लिए हमने इसको सत्य घोषित कर दिया। अब उनका क्या, जो कि अभी हमें नहीं दिखते पर हमें कभी ना कभी वो पास्ट में दिखे थे, या कभी ना कभी वो हमें फ्यूचर में दिखेंगे, उन सबसे या उन वस्तुओं का क्या। जैसे कि अभी घड़े का एग्जांपल लेते हैं। अभी घड़ा एट प्रेजेंट हमारे सामने है, सपोज उस घड़े को किसी ने तोड़ दिया, अब वो घड़े का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया, पर घड़ा पास्ट में था। तो इसको समझाने के लिए हम कौन से पदार्थ को बताएंगे, और इसीलिए इन्होंने अभाव को भी एज अ पदार्थ यहाँ पे घोषित कर दिया। तो कितने पदार्थ हो गए टोटल? 7 हो गए टोटल, बट मोस्टली ये 6 को ही कंसिडर करते हैं। 7 जो है वो एडिशनल है, 7 जो है एक स्वतंत्र पदार्थ है। तो इस वजह से टोटल 7 पदार्थ मानते हैं, और ये 7 पदार्थ को ही मिला के हम संपूर्ण जगत की संरचना कर सकते हैं, वस्तुओं के गुण को बता सकते हैं, वस्तुओं के कार्य को बता सकते हैं, वस्तुओं के आपसी संबंध को बता सकते हैं, और उनके अस्तित्व को समझा सकते हैं। और इसी वजह से जो वैशेषिक दर्शन है वो सारे तत्व मीमांसा को भी समझा सकता है, क्योंकि ये जो पदार्थ इसमें जो लिए गए हैं ऑलमोस्ट सारे दर्शन में ये कॉमन देखने को मिलते हैं। तो वास्तविकता को समझना है तो हमें पदार्थ को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी द्रव्य के बारे में हमने पढ़ा है जैन दर्शन। ओके, द्रव्य के बारे में पढ़ा है। द्रव्य के बारे में आपको क्या याद आ रहा है? क्या बता सकते हैं कि द्रव्य के बारे में आपको क्या याद आ रहा है जो हमने जैन दर्शन में पढ़ा था? उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत द्रव्य है मैडम। द्रव्य तो शाश्वत रहता है, वो उत्पाद व्यय से रहता है, सदा होता है मैडम। उत्पाद और व्यय होता रहता है द्रव्य में। यस, वेरी गुड। जिसमें कोई ऐड गुण करना और चाहते हैं? पर्याय हो, जिसमें गुण और पर्याय हो उसे भी द्रव्य कहते हैं। ओके ओके, ध्रुव नाइस प्रिया जी। और ध्रुवता भी होना जरूरी है, ध्रुवता भी होना जरूरी है। द्रव्य मतलब वो ध्रुवता भी होनी चाहिए उसके अंदर। द्रव्य गुण। यस, ट्रू ट्रू। ओके, तो मतलब आपको एटलीस्ट मालूम है कि जैन दर्शन में हमने द्रव्य को कैसे पढ़ा था, कैसे समझा था। अब वैशेषिक दर्शन में अगर हम देखने जाए तो द्रव्य को सबसे मूल और आधारभूत तत्व माना गया है। सबसे बेसिक जो द्रव्य है, जो द्रव्य है उसको सबसे बेसिक माना गया है। और द्रव्य ऐसा आधार है, यानी एक ऐसा आश्रय है जहां पे गुण और कर्म दोनों इसमें विद्यमान रहते हैं। दोनों इसके अंदर, यानी दोनों को ये आश्रय देता है, दोनों को ये अपने अंदर समा के रखता है। तो द्रव्य ऐसा पदार्थ है जो कि गुण और कर्म को आश्रय देता है। तो जो गुण है वो कर्म है, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो गुण है वो कर्म है, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो किसी ना किसी द्रव्य में ही पाए जाते हैं, मतलब वो द्रव्य से ही उनका कनेक्शन रहता है। गुण और ये जो कर्म है उनका कनेक्शन हमेशा द्रव्यों से होता है, उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसीलिए द्रव्य को गुणों और कर्मों का आधार कहा गया है, कि द्रव्य जो है वो गुण और कर्म दोनों को संभाल के रखता है। तो द्रव्य जो है वो एज अ स्वतंत्र कैटेगरी ले सकते हैं। और यहाँ पे द्रव्य, गुण और कर्म, इस तीनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है।
गुण और कर्म जो है वो हमेशा हमेशा किसी ना किसी द्रव्य पे आश्रित रहेंगे, पर जो द्रव्य है वो हमेशा स्वतंत्र रहेंगे और वस्तुनिष्ठ अस्तित्व में रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव अस्तित्व में वो रहेंगे। तो द्रव्य में परिवर्तन हो सकते हैं और उसमें गुण तथा कर्म बदल सकते हैं, फिर भी द्रव्य का अस्तित्व बना रहता है। और इसी वजह से जो वैशेषिक दर्शन है वो द्रव्य को ही परिवर्तन का आधार मानता है कि द्रव्य में परिवर्तन होता है तो उसी वजह से हमको उसके गुण और कर्म बदलते हुए दिखते हैं, बट बेसिकली जो परिवर्तन हो रहा है वो द्रव्य में हो रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा वैशेषिक दर्शन को समझना पड़ेगा कि वैशेषिक दर्शन ऐसा क्यों कंसीडर करता है कि द्रव्य जो है उसमें परिवर्तन होता है। कैसे? क्योंकि जैन दर्शन में हमने देखा था कि द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता है, पर्याय में परिवर्तन होता है। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंट देख रहे हैं, थोड़ा सा अलग देख रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो द्रव्य है उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर उसमें जो गुण है वो कर्म है, उसका जो बदलाव होगा वो द्रव्यों पे डिपेंड रहेगा। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य जो है सिर्फ गुणों का समूह नहीं है। उनका कहना है कि द्रव्य जो है वो अपना अलग अस्तित्व रहता है और वो अपनी उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का समवायी कारण होता है। यानी उससे अगर कोई चीज उत्पन्न होती है तो उसका कारण क्या है? द्रव्य है। सपोज अगर पानी है, पानी से बर्फ बनता है, तो यहाँ पे कारण तो पानी ही है, पानी के ही पदार्थ है, पानी के ही मॉलिक्यूल्स एटम्स है। क्योंकि अगर वाटर का बेसिक जो द्रव्य है वो नहीं होगा तो शायद उससे बाद में जाके आइस या जो भी बनाना है वो नहीं बना सकते। तो इसी वजह से जो द्रव्य है उसको कारण बोला गया है, समवायी कारण। और समवायी कारण का अर्थ होता है ऐसा मूल कारण जिससे कोई वस्तु बनती है। और इसी वजह से शायद ये बोलते हैं कि अगर चेंजेस होना है तो यही होना है द्रव्य में। द्रव्य में अगर चेंजेस होगा तभी आगे की वस्तुओं जो भी इससे बन रही है उसमें चेंजेस होगा। जैसे अगर मिट्टी का घड़ा बनाना है तो आपको यहाँ पे मिट्टी में ही कुछ ना कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी, तभी मिट्टी का जब घड़ा तैयार होगा तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखेगा। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि बेसिक जो द्रव्य है उसमें ही चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो भी वस्तु है, जो भी वस्तु यहाँ पे बनेगी वो द्रव्य की वजह से बनेगी। जैसे कि कपड़ा जो है वो धागों से बनता है। अब यहाँ पे जो धागे हैं वो कपड़े के समवायी कारण है, क्योंकि अगर धागा नहीं होगा, धागा ऐसे द्रव्य नहीं होगा तो शायद जो कपड़ा है वो भी तैयार नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे द्रव्यों को समझने के लिए समवायी कारण यानी वो मूल कारण को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसी द्रव्य की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे कौन से समवायी कारण है जिसकी वजह से वस्तुएं तैयार हो रही है? ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से हम वस्तुओं में चेंजेस देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि द्रव्यों में परिवर्तन हो रहा है और द्रव्य में परिवर्तन होने की वजह से ही आगे आने वाली उससे जो भी वस्तुएं उत्पन्न हो रही है उसमें कर्म बन रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस परिवर्तन हो रहा है, तो द्रव्यों की वजह से हो रहा है। तो अब यहाँ पे द्रव्यों का भी कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है? जितना भी बताया आप सबको क्लियर हो रहा है? ओके, तो अब यहाँ पे द्रव्यों का कैटेगराइजेशन कर दिया और 9 प्रकार के द्रव्यों को स्वीकार कर लिया गया। टोटल 9 द्रव्य। पदार्थ कितने थे हमारे पास? 7 पदार्थ थे। अब द्रव्य जो है, जो इसमें पहला पदार्थ था द्रव्य, उसके 9 है, टोटल 9 टाइप्स है। तो पहला जो है वो पंच महाभूत ही है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसके अलावा इन्होंने जो नॉन फिजिकल है यानी कि टाइम, काल, देन दिशा, दिक, स्पेस, आत्मा, सेल्फ और मन, माइंड, ये सबको नॉन फिजिकल को भी यहाँ पे एज अ द्रव्य कंसिडर किया है। मतलब आप थोड़ा सोच सकते हैं, अगर यहाँ पे मन
की बात हो रही है, माइंड कंसिडर किया गया है, और ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं द्रव्यों में परिवर्तन होता है, उसकी वजह से आने वाली वस्तुओं में परिवर्तन दिखाई देता है। तो अगर हम माइंड का कंसेप्ट समझते हैं तो हमें पता है कि माइंड में जो बदलाव होता है, मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसकी वजह से फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। फिजिकली हम उसमें चेंजेस या परिवर्तन फील करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो भी हमने पंच महाभूत देखा है वो तो है ही, बट पंच महाभूत जो है वो, जितने भी यहाँ पे पंच महाभूत है, इसके अपने एक विशिष्ट गुण होंगे। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का जो विशेष गुण होगा वो है गंध, स्मेल। देन जल, जल का एक विशेष गुण होगा रस। मतलब हर एक द्रव्य का एक विशेष गुण होता है, और वो गुण की वजह से उसका कर्म भी होता है। जैसे यहाँ पे तेज है, तेज का जो है वो रंग, वायु का है स्पर्श, और आकाश का है शब्द। इस प्रकार से हर द्रव्यों का एक एक गुण माना गया है, और इनके विशेष गुण के ही आधार पे इन 5 तत्वों की पहचान की जा सकती है। मतलब अगर आप बोल सकते हो कि कौन से द्रव्य का टेस्ट है, तो जल, बाकी अग्नि को टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये बोला जा सकता है कि जल का रस है। वैसे पृथ्वी का विशेष गुण गंध है। तो वैशेषिक दर्शन में सिर्फ भौतिक तत्वों को ही स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि जैसे मैंने बताया नॉन भौतिक, जैसे काल हो गया, जिसके कारण हम घटनाओं के पहले, बाद के और उसके साथ होने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो काल हो गया। वैसे ही स्पेस हो गया, जिससे कि हम दिशा, स्थिति, इसका बोध करते हैं। अब आत्मा, जिससे कि हम चेतना, ज्ञान, सुख दुख, इच्छा, नैतिक गुण, ये सबको समझ सकते हैं। वैसे ही मन, जो कि अत्यंत सूक्ष्म आंतरिक इंद्रिय है, जो कि ध्यान, विचार, स्मृति और मानसिक क्रियाओं का संचालन करती है। तो वैशेषिक दर्शन में दोनों ही द्रव्य स्वीकार किए गए हैं, यानी भौतिक एंड अभौतिक दोनों प्रकार के द्रव्यों को स्वीकार किया गया है, और इसी वजह से इसको सिर्फ भौतिकवादी नहीं माना गया है। इसको फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों कैटेगरी में वैशेषिक दर्शन को लिया गया है, कि ये भौतिक को भी स्टडी करता है और साथ साथ आध्यात्मिक तत्वों को भी स्टडी करता है। तो इसलिए वैशेषिक दर्शन को एक प्रकार से प्लूरलिज्म में कंसिडर किया गया है, कि ये एक ही तत्वों पे अलाइंड नहीं है, ये बहुत सारे तत्वों की स्टडी करता है और साइंटिफिकली स्टडी करता है। तो इतना आप सबको क्लियर है यहाँ तक जो हमने बात किया? यहाँ तक आपको क्या समझ आया, एक बार आप बता सकते हैं? चलिए एक एक करके बताइए कितना आपको समझ आया, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने वैशेषिक दर्शन को आस्तिक दर्शन माना है मैडम, क्योंकि उसे वो वेद को मानता है, इसलिए आस्तिक दर्शन माना है। और इस का स्थापक है कणाद मुनि। कणाद जी ने इस दर्शन का स्थापन किया है। इस दर्शन में वास्तविकता के माना है, वास्तविकता को, पदार्थ को वस्तु रूप से वो देखता है, वास्तविकता से देखता है, इसलिए इस दर्शन को रियलिटी समझा है। इसमें क्या होता है, इसको बहुलता बोलते हैं, मैंने बहुलतावादी बोलते हैं। बहुत वस्तुओं को मानते हैं, बहुलतावादी मानते हैं। और क्या होता है, इसमें 6 तत्वों को मानते हैं। मैं तत्व, पदार्थ को ही तत्व मानता है। पदार्थ में पदार्थ को अस्तित्व भी मानता है मैडम। पदार्थ शब्द से ही सभी को बोध होता है। जो बोध होता है उसे शब्द कहता है मैडम। पदार्थ को ही मानते हैं। जानने योग्य, नाम देने योग्य और यथार्थ ज्ञान को जो जानता है उसको पदार्थ कहा है। जब पदार्थ है जिसके माध्यम से सारे संसार बना हुआ है, ये पदार्थों से। पहला द्रव्य है गुण, कर्म, सामान और विशेष। एक कर्म है मैडम। कुछ आचार्यों ने अभाव को भी
एक पदार्थ माना है मैडम, इसलिए पदार्थों से सात पदार्थ को सात तत्व माना है इस दर्शन में। द्रव्य तो बेसिक आधार है मैडम, द्रव्य को बेसिक माना है। जैन दर्शन में तो इस जैन दर्शन को इधर द्रव्य में क्या डिफरेंस है बोले तो, द्रव्य में अ, इधर द्रव्य में स्थिर होता है। जैन धर्म में पर्याय बदलता है, लेकिन वैशेषिक दर्शन में द्रव्य में पर्याय होता है, द्रव्य बदलता है ऐसा बोला है। स्वतंत्र परिवर्तन हो, फिर भी वो बदलते हैं, फिर भी वो अपना अस्तित्व रखता है। परिवर्तन से ही द्रव्य होता है, गुण और कर्म है, यदि द्रव्य में गुण और कर्म रहता है, वो वो गुण और कर्म ही बदलता है। और इसमें और क्या बोल रहे हैं, परिवर्तन का 9 कारण बतलाया है मैडम। वो 9 कारण है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। वो पृथ्वी को गंध, इसको पहचानने के पृथ्वी को गंध रहता है बोलिया है। और जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द रहता है, ऐसा माना है मैंने। उतना ही। वेरी नाइस। 9 प्रकार के कारण नहीं, 9 प्रकार के द्रव्य बताए। द्रव्य जो है 9 के होते हैं। परिवर्तन का कारण है ना सर? नहीं, द्रव्य जो है, द्रव्य के 9 कारण आपने बता दिए, ऐसा नहीं है। द्रव्य जो है 9 प्रकार के होते हैं। द्रव्य कितने तरह के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं, कारण नहीं। 6 प्रकार का है ना सर? द्रव्य तो पहले बताया ना, वो 6 प्रकार का है, वो उसका पदार्थ परिवर्तन 9 प्रकार का है। वो पदार्थ है। हाँ, वो पदार्थ 6 तरह के हैं, और हर पदार्थ जो है, हर पदार्थ वो 9 तरह का होता है। हाँ, ठीक है, हर ठीक है। पदार्थ 9 तरह का। हर पदार्थ 9 तरह का नहीं, हमने अभी जो द्रव्य पढ़ा, पहला पदार्थ, पहला जो पदार्थ है द्रव्य, उसके 9 प्रकार। हाँ, द्रव्य 9 प्रकार का होता है। द्रव्य के 9 प्रकार है। वो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। तो ये उनके, और इन द्रव्यों से मिलकर तब पदार्थ बनता है, ये मतलब हुआ ना? हाँ, ये द्रव्यों से मिलके रियलिटी जो वास्तविकता है वो बनती है, और इसी वजह से इसको एज अ पदार्थ माना गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैशेषिक दर्शन के बारे में हमने इतना समझा कि यहाँ पे जो द्रव्य है, जो भी हम द्रव्य यहाँ पे अभी तक पढ़े, ये जो 9 हमने द्रव्य देखा, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इटर्नल, जो कि नित्य है, एंड दूसरा नॉन इटर्नल, अनित्य। अब ये भी थोड़ा आपको चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि हमने जैन दर्शन में पढ़ा कि जो द्रव्य है वो तो इटर्नल है, वो हमेशा रहते हैं। बट यहाँ पे वैशेषिक दर्शन में द्रव्य को 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक जो कि हमेशा रहते हैं, एक जो कि नहीं रहते, नित्य और अनित्य। तो यहाँ पे जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु है, वायु के परमाणु है, ये जो है ये नित्य है, ये अविभाज्य है, डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही गुण है इसमें, और साथ ही साथ इसको अनादि माना गया है, बिगिनिंगलेस। तो ये तीन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, नित्य, अविभाज्य और अनादि, ये पंच महाभूतों को माना गया है। इसको कभी उत्पन्न नहीं कर सकती, ये कभी नष्ट नहीं हो सकते, पर ये कारण बन सकते हैं वस्तु में बदलाव का। इन परमाणुओं से जो भी वस्तुएं बनती है, जैसे कि पर्वत, नदी, वृक्ष, शरीर और जो भी भौतिक पदार्थ, ये जो है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति होती है, जिसका ओरिजिन होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, वो कहीं ना कहीं उसका एंड भी होता है। तो यहाँ पे ये वस्तुएं जो बन रही है द्रव्यों से, जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इससे जो भी वस्तुएं बन रही है, उसका
डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि उसका उत्पत्ति होता है, तो समय आने पर वहां पे इसका विनाश भी हो सकता है। और उसी प्रकार जो हमने यहाँ पे आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इसको भी एक प्रकार से नित्य द्रव्य ही माना गया है, क्योंकि यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है कि ये किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होती। कोई भी अलग कोई कारण होता है तो उससे ये उत्पन्न नहीं होती, ये सदैव हमेशा हमेशा के लिए रहती है, और इसी वजह से इसको भी अस्तित्व मतलब एक प्रकार से शाश्वत माना गया है, यानी कि हमेशा के लिए ये रहती है। तो यहाँ पे नित्य और अनित्य अगर दो प्रकार से यहाँ पे बोलने का मतलब है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि जो द्रव्य से बनी हुई जो वस्तु है, द्रव्य से बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं, वो भले ही इटर्नल नहीं होगी, पर जो द्रव्य है वो अल्टीमेटली इटर्नल होगी। बट मतलब ये आपको एक डिफरेंस समझना पड़ेगा, थोड़ा साइंटिफिकली डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जो बेसिक जो द्रव्य है उसमें जो पर्टिकुलर जो चीज है जिसको हम एज अ पदार्थ कंसिडर कर रहे हैं, वो हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगा, बट उससे बनी हुई वस्तुएं, उसका अस्तित्व ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, और इसी वजह से इसको नित्य और अनित्य दोनों ही कहा गया है। तो वैशेषिक का दर्शन ये पूरी तरीके से स्पष्ट करता है कि संसार सिर्फ भौतिक नहीं है, ये अभौतिक भी है, और क्योंकि इसमें आत्मा जो है वो एक प्रकार से स्वतंत्र भी है बट वास्तविक भी है, और इसीलिए वैशेषिक दर्शन एक ऐसे यथार्थवादी दर्शन को बताता है जो कि फिजिकल यानी भौतिक भी है और जो कि आध्यात्मिक भी है। दोनों प्रकार के रियलिटी को ये समान रूप से एक्सेप्ट करती है, और इसी वजह से ये तत्व मीमांसा में बहुत ही खास स्टेटस रखा हुआ है। क्योंकि तत्व मीमांसा में जब हमने पढ़ा द्रव्यों के बारे में, पदार्थ के बारे में, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा कौन सा दर्शन है जो कि फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल दोनों के बारे में इक्वली बात करता है, इक्वली सपोर्ट करता है। तो उसमें वन ऑफ द दर्शन जो है वो वैशेषिक दर्शन कहलाता है, जो कि दोनों ही प्रकार से चीजों के स्वरूप को, उसके अस्तित्व को पहचानता है और उसको बनाए रखने का विश्वास रखता है। तो वैशेषिक दर्शन को अगर समझना है तो हम इसको द्रव्यों के माध्यम से समझ सकते हैं, पदार्थों के माध्यम से समझ सकते हैं। अभी हमने 9 द्रव्य की विशेषता समझी कि नित्य है, बट इससे बनी हुई जितने भी चीजें हैं वो अनित्य है, क्योंकि ये कारण हो गया, जो कारण हो गया वो जो है उसके वजह से बदलाव आता है। जो कारण है उसमें बदलाव नहीं, उसकी वजह से बदलाव आता है। तो जो बदलाव आ रहा है उसमें और बदलाव आने के इन फ्यूचर चांसेस रहते ही है। जो बदल रहा है उसके और बदलने के चांसेस रहते ही है, बट जो कारण है, जो कॉज है, उसका बदलना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस प्रकार से यहाँ पे वैशेषिक दर्शन में क्लासिफाई किया गया है। तो अभी हमने एक पदार्थ की तो डेफिनेशन सीख ली कि पहला जो पदार्थ है वो है द्रव्य। अब यहाँ पे जैसे कि हम जैन दर्शन में भी देखे थे कि द्रव्य होता है, गुण होता है, पर्याय होता है, तो वैसे यहाँ पे जो गुण है वो एज अ सेकेंड पदार्थ यहाँ पे कंसिडर किया गया है, गुण। अब गुण को अगर समझना है तो वैशेषिक दर्शन में गुण जो है वो वास्तविकता का दूसरा महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि गुण ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमेशा द्रव्य में रहते हैं, हमेशा जो सब्सटेंस के साथ रहते हैं। जैसे कि हमने वो पंच महाभूत के गुण देखे कि पृथ्वी का जो है उसका एक गुण होता है, गंध होता है उसका एक गुण। तो ये जो गंध है वो हमेशा पृथ्वी में विद्यमान रहता है, लेकिन विद्यमान रहने के बाद भी यहाँ पे देखा जाए उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि अगर पृथ्वी को हटा दिया जाए तो उसका गंध नहीं बचेगा। तो गंध जब तक रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगा। तो गुण कभी भी अपने आप नहीं रह सकते, वो हमेशा किसी न किसी द्रव्य पे ही बेस्ड होते हैं, आश्रित होते हैं, और इसीलिए द्रव्य को गुणों का आश्रय
यानी जो द्रव्य है वो गुणों का आश्रय कहलाता है, सब्सटेंस कहलाता है। और सब्सटेंस के साथ साथ ये जो गुण है उसका उसका शेष, यानी उसके बेसिस पे जो एग्जिस्ट करता है उसको गुण कहते हैं। तो गुणों का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये पैसिव है, यानी कि ये कार्य नहीं करते, ये निष्क्रिय है। जो एक्टिव थे वो थे द्रव्य, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा। बट उनके जो गुण है वो निष्क्रिय है, वो खुद कोई कार्य नहीं करेंगे और वो किसी वस्तु में परिवर्तन भी एक प्रकार से उत्पन्न नहीं करेंगे। ना वो खुद कार्य करते हैं और न ही किसी वस्तु में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। अभी हमने द्रव्यों के बारे में पढ़ा था कि द्रव्यों की वजह से वस्तु में परिवर्तन आते हैं। द्रव्य जो है वो कारण है वस्तु में परिवर्तन लाने का, पर जो गुण होता है वो पैसिव है। गुण जो होता है वो वस्तु में परिवर्तन लाने का कारण नहीं होता। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि ये द्रव्य की विशेषताओं को प्रकट करता है। मतलब द्रव्य क्या है उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। क्योंकि अगर मुझे पृथ्वी को एक्सप्लेन करना है तो मैं उसके गुणों के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी। कोई भी वस्तु है उसके बारे में बताना है तो मैं उसके गुण से ही उसको डिफाइन करूंगी। तो इसी वजह से गुण का कारण क्या है कि द्रव्यों की विशेषताओं को प्रकट करना। जैसे कि अगर कोई फूल है तो फूल को मुझे एक्सप्लेन करना है तो उसके लाल रंग से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी कि लाल रंग का एक सुंदर सा फूल। और फिर उसकी सुगंध ऐसी है, इस प्रकार से मैं उसको डिफाइन करूंगी। और शायद उसके स्वाद की भी धन्यवाद। बात कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो उसमें स्वतंत्र रूप में नहीं रहेंगे, हमेशा वो द्रव्यों के माध्यम से रहेंगे। तो ये सभी जो गुण है फूल या फल के वो किसी भी द्रव्य में एक प्रकार से पाए जाते हैं, पर उनका कोई भी स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो वैशेषिक दर्शन बोलते हैं कि एक गुण दूसरे गुण में नहीं रह सकते। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब गुण के बारे में समझ रहे हैं कि गुण का कोई ऐसा स्वतंत्र रोल तो नहीं है, बट फिर भी एक गुण जो है वो दूसरे गुण में नहीं रह सकता, न ही किसी कर्म में रह सकता है। मतलब जो प्रत्येक गुण है उसका आधार सिर्फ और सिर्फ द्रव्य होता है। ऐसा नहीं कि जो सुगंध है, गंध है, वो स्वाद में रहेगा, ये स्वाद जो है वो गंध में रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये गुण जो होता है वो द्रव्य में ही होता है, एक दूसरे में ये नहीं होता। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसको इंडिपेंडेंट श्रेणी में दिया गया है, एज अ पदार्थ श्रेणी में दिया गया है, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करते। ये सिर्फ द्रव्यों के साथ अपना रिश्ता रखते हैं, बाकी एक दूसरे के साथ डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रत्येक गुण का आधार सिर्फ और सिर्फ द्रव्य माना गया है। तो अब यहाँ पे गुण के बारे में अगर समझना है तो थोड़ा और डिटेल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि महर्षि कणाद ने गुण को समझाने के लिए टोटल 24 गुण के उल्लेख बताते हैं। तो टोटल 24 गुण होते हैं ऐसा उनका कहना है। और ये जो टोटल 24 गुण होते हैं इतने ही गुण होते हैं ऐसा भी उनका कहना है। तो ये गुण क्या होते हैं, ये किस प्रकार से द्रव्य में विद्यमान होते हैं, ये हम थोड़ा सा भी देख लेंगे। थोड़ा सा ही है, इसको फिनिश कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने रंग के बारे में देखा, रूप रंग, देन रस, स्वाद, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, नंबरिंग, देन आकार, संयोग, विभाग, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, देन भारीपन, देन तरलता, देन चिकनापन, देन संस्कार जिसको प्रवृत्ति या प्रभाव बोलेंगे, और धर्म तथा अधर्म, ये सब गुण में आते हैं। जैसे कि अभी धर्म और अधर्म हमने जैन दर्शन में एज अ इंडिपेंडेंट रियलिटी पढ़ा था। अब यहाँ पे जो धर्म और अधर्म है इसको कणाद ने गुणों में ही डाला है। 24 गुणों में ही धर्म और अधर्म को डाला है। मतलब यहाँ पे जो धर्म अधर्म है वो जैन दर्शन से बहुत डिफरेंट है। जैन दर्शन में जो धर्म और अधर्म था उसका डेफिनेशन शायद आपको कोई और फिलोसफी में नहीं दिखेगा।
तो यहाँ पे जो धर्म और अधर्म है उनका डेफिनेशन भी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 24 गुण के बारे में देखा कि कौन कौन से 24 गुण होते हैं, और गुण के वजह से ही हम वस्तुओं को पहचानते हैं, क्योंकि गुण का कारण है द्रव्य की विशेषताओं को बताना, द्रव्यों के बारे में ज्ञान देना, ये गुण का कारण है, गुण का काम है। जैसे किसी आम का रंग हम उसके पीले या लाल इससे बताते हैं, मीठे स्वाद से, सुगंध से पहचान लेते। तो वस्तुओं में अगर गुण ना हो तो हम वस्तुओं को पहचान भी नहीं सकते और वस्तुओं का ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब गुण इज सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे महर्षि कणाद ने ऐसे पदार्थ बताए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हम वास्तविकता को समझ पा रहे हैं एज इट इज, यथार्थ रूप से। ना ही हम द्रव्य के बिना रियलिटी को समझ पाते और न ही हम गुणों के बिना रियलिटी को समझ पाएंगे। और इसी वजह से यहाँ पे महर्षि कणाद ने गुण को भी एक स्पेसिफिक स्थान दिया है। तो वैशेषिक दर्शन ये अच्छे से स्पष्ट करता है कि द्रव्य के अस्तित्व केवल उसके गुणों पर निर्भर नहीं होता है। जो द्रव्य जो है वो गुणों से पहले ही होते हैं। तो द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, गुण उस पे आश्रित रहते हैं, और इसी वजह से द्रव्य और गुण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़े होने पर भी वो समान नहीं होते हैं। मतलब ये आपकी क्लैरिटी हो रही है ना कि वो अलग अलग क्यों है एक दूसरे पे। वो मतलब जो गुण है वो द्रव्य पे बेस्ड होने के बाद भी उससे अलग है, क्योंकि गुण का काम है द्रव्यों की विशेषताओं के बारे में बताना। ओके, तो इस वजह से जो वैशेषिक दर्शन है वो गुण वास्तविकता को विविधता और विशेषता प्रदान करते। मतलब जो वैशेषिक दर्शन में जो गुण है वो वास्तविकता को बताते हैं, उसकी विशेषताओं को बताते हैं, और इसी वजह से संसार की जो भी वस्तुएं हमें दिखती है वो हमें डिफरेंट दिखती है। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि संसार में तो द्रव्य है, संसार तो द्रव्य से बना है, बट द्रव्य होने के बाद भी संसार इतना अलग अलग क्यों दिखता है। ये क्वेश्चन रियलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार तो द्रव्य से बना है, मे बी वो सब्सटेंस एक ही होगा, वो सब्सटेंस एक ही होने के बाद भी क्यों हमें इतने सारे वेराइटीज दिखते हैं, यूनिकनेस दिखता है। जैसे कि आप बोल सकते हो ना कि वुड तो एक ही है, बट उससे जो फर्नीचर बनते हैं वो इतने सारे क्यों बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उसके गुणों की वजह से बनते हैं। वुड में अगर ऐसा गुण नहीं होता कि वो फर्नीचर बना सके तो शायद फर्नीचर तैयार नहीं होते। मिट्टी में अगर ऐसा गुण नहीं होता कि वो घड़ा बना सकता तो शायद घड़ा तैयार नहीं होता। तो गुणों की वजह से ही हम देख सकते हैं कि इतनी सारी डिफरेंसेस है, और इसके बाद भी गुण स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए द्रव्यों पे बेस्ड होता है। तो यहाँ से आपकी काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि वैशेषिक दर्शन में संसार कैसा बनता है। संसार में द्रव्य और गुण दोनों लगते हैं, भले गुण का स्वतंत्र नहीं है बट फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है गुण, और इसी वजह से वैशेषिक दर्शन ने उसको भी एज ए पदार्थ डिक्लेयर किया है। ओके, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो पदार्थ में द्रव्य है वो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। टोटल कितने प्रकार होते हैं? 7 नहीं, द्रव्य 6 होता है मैडम, 6 होता है। द्रव्य 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 हाँ नहीं, राइट। 9 प्रकार। पदार्थ होते हैं 7 प्रकार, बट जो द्रव्य है वो 9 प्रकार। 9 प्रकार। राइट। तो वैसे हमने द्रव्यों के बारे में देखा, पदार्थ के बारे में देखा। पदार्थ में वन ऑफ दी जो फर्स्ट पदार्थ है द्रव्य, उसके बारे में देखा। सेकंड पदार्थ जो गुण है उसके बारे में समझा। गुण कितने होते हैं टोटल अकॉर्डिंग टू महर्षि कणाद? 24। यस, टोटल 24 गुण यहाँ पे बताए गए। तो इतना आज हमने डिस्कशन के इतना समझा अबाउट दी वैशेषिक दर्शन, जो कि वास्तविकता को समझाने का एक प्रयास करते हैं इन बोथ स्पिरिचुअल एंगल एंड फिजिकल एंगल। वास्तविकता को समझाने के लिए फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही वो समझाते हैं। ओके, तो इतना आज हमने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के पदार्थ हैं
उसको डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे पास कर्म है, कर्म को समझना है, देन सामान्य, देन विशेष, समवाय और अभाव। इतना हमें समझने के बाद ही रियलिटी का ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं नोट्स के थ्रू। ऑलराइट, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है उसको एक बार गो थ्रू करके रियलिटी को समझ सकते हैं। एक चीज क्लियर नहीं हुई मैडम, ये जो पदार्थ हैं इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी ना?